फालतू वाले फैन मत करो। यंग्स डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट, ठीक, दे दे करिए का। हाँ देखो इसमें क्या करते हैं बेटा, एक सोर्स होता है, हम लोग क्या लेते हैं, सोर्स लेते हैं और एक स्लेट आपका होता है, सोर्स है दूसरा है आपका स्लेट। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि जब आप क्या करेंगे, जो सोर्स है उसमें ये माने काम कर रहा है, काम करेगा क्या बेटा, ऐसे सोर्स का इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे S1 S2, ठीक, ये आपका होता है यहाँ पे हम लोग लेते हैं स्क्रीन, इसमें स्क्रीन होता है, इसमें आप पैटर्न अपडेट करते हैं, इस पे क्या पैटर्न आपका अपडेट होगा, ठीक। इनके बीच की जो डिस्टेंसेस होती है दोनों स्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को हम लोग स्मार्ट डी से दिखाते हैं, स्मार्ट डी, और स्क्रीन और स्लेट के बीच की डिस्टेंस को कैपिटल डी से दिखाते हैं। लाइट अगर कोई वेवलेंथ यहाँ से इमिट हो रहा है, जो यहाँ पे सोर्स है उसकी जो वेवलेंथ यहाँ से इमिट हो रही है, ठीक, तो इसकी वेवलेंथ को हम लैम्डा से दिखा रहे हैं, किस दिखा रहे हैं, लैम्डा से दिखा रहे हैं, ठीक। अगर यहाँ से रिलीज होने वाले जो सोर्स है उसकी वेवलेंथ जो है कितना है, लैम्डा है, आके इंसिडेंट होता है, क्या करेगा बेटा, आके जब इंसिडेंट होता है उस कंडीशन में इंटरफेरेंस, ठीक, जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलेगा, तो जो सेंटर तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आपको ऑब्टेन होती है, क्या होती है, ब्राइट एंड डार्क अल्टरनेटली फ्रिंजेस ऑब्टेन होती है। जो सेंटर फ्रिंज होता है बेटा वो ब्राइटर बनता है, जो सेंटर फ्रिंज होगा वो ब्राइट होगा, जो कॉन्स्टिट्यूटिव फ्रिंजेस होंगे वो डार्क होंगे, और जो फ्रिंज यहाँ पे होता है, फ्रिंज मतलब जो फ्रिंज पैटर्न होगा दो तरह से दिखाते हैं, एक तो अगर आपको यहाँ पे दो पैटर्न पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ब्राइट वाले को हम रेड से बनाते हैं, डार्क वाले को ब्लैक से बनाते हैं, ठीक, दोनों से तरह से कट जाएगा, तो बनाने टाइम है, बट हम अल्टरनेट दिखाते हैं। दिखाने का मतलब है कि इनकी जो थिकनेस होती है बेटा वो सेम रहेगी, कैसे, लाइट और डार्क बैंड की दोनों की थिकनेस सेम है, थिकनेस जो होती है वो सेम रहेगी, ठीक है। जिसको बनाया इसे ब्राइट फ्रिंजेस कहते हैं, क्या दिखा रहे हैं, ब्राइट फ्रिंजेस, ये सारी हमारी ब्राइट फ्रिंजेस। दूसरा जो आपका होगा, अब डार्क करें या इसी में समझ जाएंगे, ऐसे समझ लो, ये जो बची हुई है इन्हें हम लोग क्या कर रहे हैं, डार्क फ्रिंज। देखो ये सेंटर फ्रिंज है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर फ्रिंज, क्या कहेंगे, सेंटर फ्रिंज। तो सेंटर फ्रिंज होगा ये आगे ब्राइट नहीं कैसा होगा, अलवेज कैसा होगा, सेंटर फ्रिंज जो होगा हमेशा कैसा रहेगा, वो ब्राइट होता है, ब्राइट फ्रिंज का पास होता है, ठीक है। इक्वल डिस्टेंसेस पे दोनों साइड से बेटा कैसे डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस हमारी ऑब्टेन होती हैं, क्या होंगी, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस हमारी क्या होती हैं, ऑब्टेन होती हैं, ठीक। अब डार्क बनाने के लिए हम लोग अगर दिखाना चाहते हो बेटा, यहाँ पे मिल जाएगा यार, ऐसे कर दे रहे हैं, समझ जाएंगे ना, ये डार्क वाली कर दे, पूरा डार्क लाइन वाली डार्क फ्रिंजेस है बेटा, और विदाउट लाइन वाली कैसी ब्राइट फ्रिंजेस। तो ये कंडीशन आपकी होती है, जो हमारे स्क्रीन की फ्रिंजेस ऑब्टेन होगी, तो जो सेंटर फ्रिंज होगा वो हमेशा ब्राइट होगा,
और आपका जो स्कार्सटी में जो फ्रिंजेस मिलेंगे ब्राइट डार्क इस तरह से अल्टरनेटली मिलती है। ठीक, तो दो चीज़ें आपकी होती हैं, जो फ्रिंज विथ होती है यानी कि फ्रिंज की जो चौड़ाई होगी, जो फ्रिंजेज होंगी सारी, उनकी जो थिकनेस आपकी होती है वो हम यहाँ पे क्या लेंगे, सेम लेते हैं। सारी जो फ्रिंजेज बनेंगी उनकी जो थिकनेस होती है उसी को हम लोग फ्रिंज विथ कहते हैं। क्या कहेंगे, फ्रिंज विथ। उसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। जो फ्रिंज विथ मिलेगा यानी कि यहाँ फ्रिंज की जो थिकनेस आएगी, चौड़ाई आएगी, की जो वैल्यू होती है बीटा से दिखाते हैं। बीटा की वैल्यू लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के बराबर। किसी भी फ्रिंज की जो थिकनेस होती है लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी की क्या होगा आपका, इक्वल होता है। इसे फ्रिंज विथ कहा जाता है। क्या कहेंगे, फ्रिंज विथ। और दूसरा होता है एंगुलर फ्रिंज विथ। जब लेंगे बेटा क्या लेंगे, एंगुलर फ्रिंज विथ। तो एंगुलर फ्रिंज विथ थीटा की वैल्यू होती है लैम्डा अपॉन कितना, बीटा अपॉन डी। ठीक, ये तो हो गया हमारा फ्रिंज विथ। मतलब हर फ्रिंज की जो थिकनेस होती है वो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के बराबर। जब बात करते हैं एंगुलर फ्रिंज विथ का, एंगुलर फ्रिंज विथ लेंगे उसके इसमें आपका आ जाएगा एंगुलर फ्रिंज विथ थीटा की वैल्यू आती है बीटा बाई, जैसे यहाँ से एंगल किसी के लिए आप दे रहे हो तो यहाँ से मिलाओगे उस कंडीशन में बीटा मान कितना हो जाएगा, डी, कैपिटल डी। अब यहाँ पे बीटा की वैल्यू है तो बीटा है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन क्या, स्मॉल डी तो कैपिटल डी, कैपिटल डी कैंसिल हो जाएगा। तो एंगुलर फ्रिंज विथ थीटा की वैल्यू होती है लैम्डा अपॉन स्मॉल डी के बराबर। अगर पूछा जाए कि एंगुलर फ्रिंज विथ कितना होगा तो उस कंडीशन में लैम्डा अपॉन कितना हो गया, स्मॉल डी के बराबर है। स्मॉल डी है दोनों जो स्लिट्स आते हैं और इनके बीच का सेपरेशन होता है। कैपिटल डी है बेटा स्लिट और क्या स्क्रीन के बीच का हमारा सेपरेशन होता है। जैसे कैपिटल डी से दिखाते हैं इनके बीच के सेपरेशन को आप स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसके बेस पे दिखा लेते हैं कि इनका जो क्या होगा, एंगुलर फ्रिंज विथ क्या होगा, फ्रिंज विथ क्या होंगे आपके। ठीक, इसी को हम लोग कह लेते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। यहाँ पे दो स्लिट्स होते हैं। ठीक है, कितने हैं, दो स्लिट्स हैं, उनकी वजह से जो आपको फ्रिंजेस मिलेंगे इक्वल विथ की मिलेंगी और उसी को हम लोग टर्म देंगे फ्रिंज विथ। ठीक है, दिखा दीजिए सर जी। ये जो S1 S2 है और लेके हम लोग ऐसे से करके बना सकते हैं। हाँ, वही बनाने का जो कंडीशन होती है ये लाइट और डार्क से बनती है। यहाँ से हम लोग क्या बनाएंगे, ये इस तरह से अल्टरनेटली आप क्या करते हो, जहाँ पे एक दूसरे को सिमिलर टाइप वाली फीड करती है, कौन वाली, सिमिलर बोर्ड में बताया गया होगा। तो इसी टाइप से आप आके लेके क्या करते हैं, इस टाइप से बनाया जाता था ना, एक अल्टरनेटली डार्क और एक ऐसा, मतलब एक कंटिन्यूअस डार्क। तो जहाँ पे सिमिलर टाइप की कट करती है क्या करेंगे, जहाँ पे सिमिलर टाइप की आपकी कट करती थी वहाँ से आपका ब्राइट बनाता था, और जहाँ पे डिसिमिलर टाइप की कट करती है वहाँ पे क्या बनता है, डार्क फ्रिंजेस बनता है। क्योंकि हाथ से बनाएंगे तो थोड़ा सा मोटा पतला होगा, इक्वल थिकनेस का बनना चाहिए तभी बराबर आपकी लाइनिंग मिलती है। ठीक, तो जिस पोजीशन से हमारा इस तरह से मीटिंग होगी, तो ये जो होती है दूसरे को कट करके यहाँ पे जहाँ सिमिलर होता है यहाँ पे देखो इस लाइन पे क्या मिलेगा, राइट से जहाँ एक डार्क है और एक क्या है, कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस, वहाँ जहाँ मीट करेगा उसे हम लोग कैसा कहते हैं, डार्क फ्रिंज कहेंगे। और जहाँ पे दोनों सेम टाइप का आइदर कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, ये हमारा ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो फिलहाल यहाँ चूँकि हमारा मतलब किससे है, ठीक है, फ्रिंज विथ रिलेशन से क्या पूछा जाना है, बाकी डायग्राम इस तरह से आप अरेंज करते होंगे, आपको नहीं बताया गया होगा। इस समय टाइम क्या मैंने तो पूरा की बना के तो बताते हैं। अगर 3 हो गया मैं 3 के लिए, ये 2 के लिए ही बनाए तभी ओवरलैप होंगे, 3 हो जाएंगे तो वो ओवरलैप ही नहीं होगी, कट नहीं करेंगे। वही हम कहना चाह रहे हैं, इसीलिए तो नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हो गया बेटा, सम नहीं याद कर देगा, सम और उससे नहीं मतलब, 2 ही होगा। कोहेरेंट जो सोर्सेज आपकी हैं 2 आ रही हैं, तब जो इंटरफियरेंस हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं किसमें, 2 वेव्स के बीच में दिखा रहे हैं। ठीक, कितने के बीच में, 2 वेव्स के बीच में दिखा रहे हैं। अगर इसे टार्च वाले इस घर में 2 छेद कर दीजिए जो सामने वाली दीवार में। चलिए आगे हैं, बोला जाता है नेक्स्ट पॉइंट देख लो उसमें। ठीक है, देखो फ्रिंज में लिखा है इफ यर क्या इन एन डबल अल्टरनेट राइट एंड डार्क बैंड्स, ठीक, ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन दीज बैंड्स आर कॉल्ड फ्रिंजेस। ठीक, उसमें लिखा हुआ थोड़ा सा देख लीजिए नीचे भी, हाँ मालूम उधर देख रहा है,
सेंटर फ्रिंज इज ऑलवेज कैसा ब्राइट, अंडरलाइन कर लेना। सेंटर फ्रिंज भी खोली नहीं थी, देख रही थी। इंटरफेरेंस आ सेंटर फ्रिंज इज ऑलवेज ब्राइट, ठीक है, बिकॉज द सेंट्रल पोजीशन फाई इक्वल टू 0 और डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या हो, डेल्टा की वैल्यू भी हमारी 0 होती है। तो सेंटर पे हमेशा कॉन्स्टिट्यूटिव कंडीशन बनेगा। और आपको बताया था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो आपका फॉर्म होगा वो हमेशा क्या बनाएगा, आपका ब्राइट फ्रिंज। जहाँ डिस्ट्रक्टिव होता था वहाँ पे डार्क फ्रिंज होता है, ठीक। आगे ऑल फ्रिंजेज आर इक्वल विथ, पॉइंट कर लीजिएगा, जितने भी फ्रिंजेज होंगे उनकी विथ जो होती है वो कैसी होती है आपकी, इक्वल होती है। विथ ऑफ ईच फ्रिंज इज, विथ हम लोग लेते हैं बीटा की वैल्यू लैम्डा डी अपान डी की क्या होती है आपकी, बराबर हो जाएगी, ठीक। एंगुलर फ्रिंज बता ही दिया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि अगर आप किसी भी पैटर्न को, जो आपका क्या है, यह डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, मान लो हमने एयर में क्या किया है, अपडेट किया, इसमें अपडेट किया गया, एयर में अपडेट आप कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम लोग इसको कहाँ पर अपडेट करें, किसी पूरे सिस्टम को किसी मीडियम में शिफ्ट कर दिया जाए, पानी या किसी भी मीडियम में आप इससे आप शिफ्ट करते हो, तो अगर किसी मीडियम में बेटा शिफ्ट करेंगे उस केस में पूछा जाता है कि वेवलेंथ की वैल्यू पे क्या होगा, उसकी वजह से फ्रिंज विड्थ की वैल्यू पे क्या इफेक्ट है। वेवलेंथ भी बदलेगा। देखो किसी मीडियम में जो वेवलेंथ होता है वो Nature एयर के वेवलेंथ का म्यू 1/μ टाइम्स हो जाता है, ठीक। एयर के वेवलेंथ का क्या होगा, 1/μ टाइम्स हो जाएगा। अगर एयर में वेवलेंथ आपने लैम्डा ए लिया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का म्यू लिया है, तो उस मीडियम में आपका वेवलेंथ जो होगा लैम्डा एम इक्वल टू कितना होगा, लैम्डा एम की वैल्यू कितनी होगी, इसी मीडियम में आपका वेवलेंथ जो होगा लैम्डा एम की वैल्यू जो होती है लैम्डा ए अपान म्यू के बराबर होता है। मीडियम क्या हो, मीडियम आपका उस मीडियम का क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक। तो जब किसी मीडियम और किसी भी मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है हमेशा वो एयर से क्या होगी, ज़्यादा होती है। कोई भी मीडियम आप लेंगे उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा एयर से क्या होगी, ग्रेटर होगी। जब ग्रेटर होगी तो इसका मतलब वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज कर देगा। इस मामले से आप देख लो बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपान डी, बीटा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी है, या थीटा की वैल्यू लैम्डा बाई डी है। अब यहाँ पे बेटा लैम्डा हमारा किसी मीडियम में लेंगे, इसको पूरे सिस्टम को मीडियम में शिफ्ट कर देंगे तो लैम्डा की वैल्यू घटेगी ना, और लैम्डा की वैल्यू घटेगी दैट मीन्स फ्रिंज विड्थ की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। जो फ्रिंजेस की थिकनेस होगी वो हमारी घट जाती है। अगर बाकी चीज़ें हमने कांस्टेंट रखा है, मतलब पूरे सिस्टम को जितने डिस्टेंस पे है एज वेल एज उठा के किसी मीडियम में आपने शिफ्ट कर दिया, पूरे सिस्टम को जितनी भी डिस्टेंस पे है जैसा भी है उसको एज वेल एज यहाँ से शिफ्ट कर दिया, किसमें, किसी मीडियम में। अगर किसी मीडियम में आप शिफ्ट कर देंगे तो उस केस में इसकी जो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू होती है वो म्यू टाइम से डिक्रीज कर जाती है। म्यू टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे मीडियम, अगर किसी मीडियम में हम लोग लेते हैं बेटा तो उसमें आपका हो जाएगा बीटा मीडियम की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा मीडियम इंटू डी अपान स्मॉल डी, और लैम्डा मीडियम की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है कितना, लैम्डा ए अपान म्यू एम के बराबर होगा। उसकी जगह हम लोग लिखते हैं लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपान म्यू इंटू स्मॉल डी के बराबर हो जाता है। तो यानी कि तो किसी मीडियम में अगर हम लोग फाइंड आउट करते थे इसकी वैल्यू, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू, तो एयर के फ्रिंज विड्थ के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। क्या करेगी, डिक्रीज। और कितना टाइम डिक्रीज करेगी, जितना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का होगा। यानी कि अगर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लार्ज है तो जो डिक्रीजमेंट आपका होगा उसके फ्रिंज विड्थ में तो वो लार्ज होगा, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू स्मॉल है तो डिक्रीजमेंट की वैल्यू भी स्मॉल होगी, ठीक है। जैसे यहाँ वाटर और एयर के लिए दिया गया है, यानी कि जो फ्रिंज विड्थ होता है वाटर में वो एयर के फ्रिंज विड्थ का कितना, एग्जाम्पल के तौर पर अगर दिया जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, आप अपना माध्यम का अपना, अगर हम लोग बात कर लेते हैं बी एयर, एयर के लिए और वेट क्या वाटर की जगह बात कर लिया जाए, इसमें रिलेशन लिखा जाए तो बी वाटर की वैल्यू हो जाएगी बीटा एयर अपान कितना, म्यू वाटर, ठीक। और इसकी वैल्यू होती है बीटा एयर अपान 4/3 होता है बेटा। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 4/3। आप बता दो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ग्लास, खड़े हो जाओ जल्दी, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जी साहब,
4/3 पाई आर स्क्वायर ई बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पाई आर स्क्वायर करके आने लगा जी। 2/3 होश में हो नहीं हो ना तो बैठ जाओ हैं? जी साहब 3/2 3/2 ये ग्लास किसका है? ग्लास अच्छा ग्लास का। और वाटर का 4/3 4/3। चलिए बैठिए। आप क्या बताए थे? 4/2 पाई आर स्क्वायर। ना तो मैथ का फार्मूला रहा ना तो फिजिक्स का है। गोला अरे गोले का 4/3 पाई आर स्क्वायर नहीं होता, मालूम क्यों होता है वो ना सरफेस एरिया में ना तो मालूम में है ना तो ये 3/4। सर जी एयर से सभी का ज़्यादा होता है। आप एयर से अगर किसी मीडियम में क्या चेंज कर इंडेक्स हाँ। इंडेक्स की वैल्यू हाँ एयर है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बाकी जितने भी मीडियम में सब सबकी की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो अगर एयर को एक माने तो सबसे ज़्यादा है। इसीलिए एयर का एक ही माना जाता है, उसी के रिस्पेक्ट में बाकी को लिया जाता है। चलिए सर जी अगर दुनिया में तुलना ना करें तो कुछ नहीं है समय के हाँ? सिवा। अगर दुनिया में तुलना ना करें तो समय के सिवा कुछ नहीं है। क्या कुछ नहीं है? अगर तुलनात्मक हम लोग अध्ययन ना करें तो कुछ नहीं है, तो टाइम के सिवा कुछ भी नहीं है। अब तो आप किसी कंपेयर नहीं करेंगे, आप अच्छे हैं खराब है तो आपका क्या मेजरमेंट है? भाई आप अच्छे हैं या खराब तभी होगा जब कोई सामने होगा ना। आप पढ़ रहे हैं तो आप अच्छा पढ़ रहे हैं खराब पढ़ रहे हैं, मान लो कंपटीशन में आप अकेले अकलौते एप्लीकेंट होते हैं तो किससे कंपेरिजन करते हैं? इसी वजह से सर हिंदी में तुलना कहते हैं तोल के नाम। हाँ? इसीलिए तो इसीलिए तुलना होता है। बिना तुलना के किसी की कोई क्वालिटी का कोई पहचान, आप बहुत अच्छे हैं लेकिन और दुनिया में कोई है ही नहीं तो अकेले आप अच्छे हैं बुरे हैं, क्या आइडेंटिफिकेशन? आप जब से आप पैदा हुए खाली मीठा मीठा खाए तीखा खाया ही नहीं तो मीठे का मीठा है कि तीखा है उसका टेस्ट कैसे पता चलेगा? इसीलिए नेचर क्या अच्छे और बुरे दोनों को बना के रखा है। ठीक, चलो तो ये कंडीशन आपका हो गया, मैं यहाँ से दिखा देते हैं। दूसरी पॉइंट में नहीं जाएंगे कुछ स्टेटमेंट टाइप का। अगर स्लिट के बीच का डिस्टेंस बढ़ाया जाए, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इंक्रीजेस देन फेज विड्थ डिक्रीजेस और इंक्रीजेस। अगर स्लिटों के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए, सरफेस इंक्रीज कर दिया जाए तो फेज विड्थ की वैल्यू इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? हाँ? बढ़ा दी बेटा स्लिट के बीच के डिस्टेंस को तो स्मॉल डी को अगर रिड्यूस करेंगे तो फेज विड्थ की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। अगर स्मॉल डी रिड्यूस करेंगे तो फेज विड्थ क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। मतलब आर इंक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन फ्रिंजेस क्या स्लिट्स फेज विड्थ विल बी डिक्रीजेस एंड आर इंक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन क्या स्लिट एंड स्क्रीन फेज विड्थ इंक्रीजेस। ठीक, कैपिटल डी बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, स्मॉल डी बढ़ाएंगे तो घटेगा। ठीक, वेवलेंथ वाली कहानी आपको पहले बता दी गई, हो जाएगा बेटा। अब देखो यहाँ पे सेपरेशन बिटवीन फ्रिंजेस इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। ठीक है, पूछा जाता है आपको, बोला कि बिटवीन यंथ ब्राइट एंड यंथ ब्राइट फ्रिंज, यंथ और यंथ ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन क्या होगा? मतलब दो फ्रिंजेस के बीच की गैपिंग कितनी होगी, सेपरेशन कितना होगा? तो यहाँ पे दोनों ब्राइट फ्रिंजेस हैं तो डेल्टा आपका एक्स की जो वैल्यू है L-m इंटू बीटा, बीटा फ्रिंज विड्थ है। अगर कॉन्स्टिट्यूटिव की बात की करेंगे, जैसे लिया हमने डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस चलो सेपरेशन चलो बिटवीन यंग एंड यंग ब्राइट फ्रिंजेस। डिस्टेंस बिटवीन यंथ एंड यंथ ब्राइट फ्रिंजेस, यंथ और यंथ अगर ब्राइट फ्रिंजेस हमारे यंथ और क्या यंथ ब्राइट फ्रिंजेस रहेगा, उनके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। यंथ एंड यंथ ब्राइट फ्रिंजेस है, उनके बीच का क्या निकालना है आपको? डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? उनके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। यंथ और यंथ ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन अगर हमें निकालना है तो उस कंडीशन में हम लोग लिखते हैं डेल्टा एक्स की वैल्यू यन माइनस यन इंटू बीटा यानी फ्रिंज विड्थ। अगर यन मान लो आपका कितना है? फिफ्थ है, यन मान लो फोर्थ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? फिफ्थ और फोर्थ के बीच मतलब एक है तो फ्रिंज हुआ ना, तो फ्रिंज विड्थ के बराबर हो जाएगा। अगर यन की वैल्यू 10 है, यन की वैल्यू मान लो 4 है, तो 10 माइनस 4 यानी 6, एक फ्रिंज की जितनी चौड़ाई है तो कितना टाइम हो जाएगा? 6 फ्रिंज है। जैसे मान लो ये सेंट्रल फ्रिंज है, ये सेंट्रल फ्रिंज है। अभी सेंट्रल फ्रिंज की तीसरे आपके ब्राइट फ्रिंज के साथ डिस्टेंस निकालना है,
तो देखो 1 2 यहाँ पे पहला फर्स्ट राइट पे, सेकंड राइट पे, थर्ड राइट पे। अब यहाँ से हमारी डिस्टेंस इसकी ये सेपरेशन निकालना होगा, ठीक। इसके बीच का सेपरेशन चाहिए तो हमारा इसमें से इसको हमने घटा दिया, यानी कि थर्ड माइनस फर्स्ट, ठीक, इनटू क्या फ्रिंज विड्थ आपकी हो गई। तो यहाँ से जो सेपरेशन मिला है तो यहाँ से 1 2 और ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई, यहाँ से जो फ्रिंजेस लेफ्ट राइट का टोटल मिला के देंगे ना, उसमें फ्रिंज विड्थ यानी n माइनस m इंटू कितना बीटा, ये दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन है। तो अगर ब्राइट फ्रिंज के बीच का सेपरेशन पूछा जाएगा तो n माइनस m इंटू बीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक। दूसरा है इफ n ब्राइट, दो ही या और किसी भी दो के लिए ले सकते हैं आप, वही दो मतलब अगर बगल वाला तब तो बीटा होगा ही, किसी भी दो के बीच का सेपरेशन अगर दो ब्राइट फ्रिंजेस है तो n माइनस m इंटू बीटा के बराबर कर लेंगे। बीटा का वैल्यू लैम्डा डेल्टा डी अपार डी रख दीजिएगा। ये हमने दिया रहेगा। हाँ, आगे है इफ़ n ब्राइट और m डार्क फ्रिंज। अगर n ब्राइट है और m कौन सा है, डार्क फ्रिंज है। अब उसमें दो कंडीशन बनती है बेटा, इफ़ n ग्रेटर देन m, देख लीजिए इफ़ n ग्रेटर देन क्या m, अब लोगों के पास नहीं है, ऊपर नीचे में सोच सकते, कहाँ गायब हो गया, बहुत वेट था उठा ही नहीं, लाया नहीं। एक दे दो भाई लोग, इन लोगों को थोड़ा देख रहे हैं, एक यहाँ से लीजिए, समझ रहे हैं। अरे वैसे हवा समझने का समय नहीं है, पढ़े हैं दे दो बेटा, थोड़ा उसमें देखो, रहन दीजिए बाप, अरे रहन आपके दीजिए, पास है, दो है, पीछे देख के समझ लीजिए। एक दे दो बेटा, अरे अपने दीवार मत बताइए, दे दीजिए, इस समय सारी चीज़ बताने का टाइम नहीं है, ठीक। चलिए देखिए, इफ n ब्राइट एंड m था डार्क फ्रिंज, m था ब्राइट है बेटा, n था डार्क फ्रिंज है। जब आपको उतना टाइम होता कि कहीं समझा के लिखाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक। अभी क्या है आपको जल्दी जल्दी बताना, आधा चीज़ है वहाँ से क्या, तो उस केस में तो अगर n की वैल्यू मतलब जो हमारा n ब्राइट फ्रिंज है और m डार्क, n की वैल्यू अगर ग्रेटर दैन m है, n ग्रेटर दैन m, मतलब जो ब्राइट फ्रिंज है उसका नंबर ज़्यादा है डार्क फ्रिंज के रिस्पेक्ट में, तो डेल्टा x की वैल्यू आएगी n माइनस m प्लस 1/2 इंटू बीटा, n माइनस m प्लस 1/2 इंटू बीटा। और अगर n की वैल्यू लेस देन m है, n मतलब ब्राइट फ्रिंज जो है उसके नंबर क्या डार्क फ्रिंज के रिस्पेक्ट में लेस है, तो वहाँ पे लिखते बेटा m माइनस n माइनस 1/2 इंटू बीटा के बराबर होगा। बराबर ही मिलते हैं, फ्रिंज बराबर ही मिलता है ना, हाँ, हम ज़्यादा अरे तो एक बार सफ़ेद ले लीजिए, एक बार सफ़ेद का है, ठीक। फिर अगर ब्राइट फ्रिंज की बात करेंगे तो ब्राइट फ्रिंज दूसरा है, तीसरा, चौथा, पाँचवा हो रहा है, ऐसे इधर आए दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा हुआ। डार्क फ्रिंज में ये वाला पहला होगा ना, फिर दूसरा डार्क यहाँ है, तीसरा डार्क यहाँ है, फिर चौथा डार्क यहाँ है, तो उनके बीच का इन्हीं दो फ्रिंजेस के बीच की दूरी पूछी जा रही है, इसी को सेपरेशन कहते हैं, बुझे भाई। मान लो ये हमने कहा कि ब्राइट फ्रिंज जो है, ब्राइट फ्रिंज का n मतलब 5 है और डार्क फ्रिंज जो है इसका n का मान 2 है, ठीक। अब इनके बीच का सेपरेशन, तो जब ब्राइट वाले की संख्या ज़्यादा होगी डार्क वाले के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ डेल्टा x के लिए आपने रिलेशन लिखा n माइनस 1 n माइनस m और प्लस कितना 1/2 इंटू बीटा के बराबर हो गया, ठीक। अगर हमने ब्राइट फ्रिंज m बराबर मान 3 ले लिया और डार्क फ्रिंज m बराबर आपने क्या ले लिया 6 ले लिया। अब की बात डार्क फ्रिंज के, ये डार्क सेटिंग है बेटा, डार्क फ्रिंज के नंबर ज़्यादा है, डार्क वाला ज़्यादा है, ब्राइट वाला कम है, तो यहाँ पे जब आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे इनके बीच का सेपरेशन, तो m माइनस 1/2 इंटू कितना बीटा, तो देखो फार्मूले में चेंज आया ना, जब ब्राइट वाला नंबर ज़्यादा है डार्क वाला कम है, तो m माइनस m प्लस 1/2 इंटू बीटा, ठीक। सेंटर से आधा फ्रिंज इधर जाएगा, आधा फ्रिंज हमारा कहाँ जाएगा, इधर आएगा, होगा ना, तो इस सेंटर वाले तो आधा पोर्शन इधर है ना, आधा पोर्शन इधर वाले में जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे प्लस हो गया, और जब हमारा डार्क वाले के नंबर ज़्यादा है, ब्राइट वाले के कम है, तो ये वैल्यू क्या आ गई माइनस में होगी, ठीक है। चलिए नीचे पोजीशन है बेटा, पोजीशन ऑफ एनी डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, इसी वाले को बेटा सेंट्रल मैक्सिमा, ब्राइट फ्रिंज सेंटर वाला फ्रिंज होता है, इसी को सेंट्रल मैक्सिमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंट्रल मैक्सिमा। मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें यही मिलती है, जो इंटेंसिटी होती है चमक को सेंट्रल मैक्सिमा पोजीशन में सबसे ज़्यादा मिलेगी, बीच में सबसे बेटा ज़्यादा मिलता है, ठीक।
तो बोला गया पोजीशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक। यहाँ पे पहले है पोजीशन ऑफ यंथ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। अगर यंथ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन आपको निकालना है सेंट्रल मैक्सिमा से, ठीक। कहाँ से? यंथ ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन निकालना है सेंट्रल मैक्सिमा। इसी को आप 0 ले लेंगे। एक मिनट सुन लीजिए, जब ब्राइट फ्रिंज लेंगे तो ये सेंटर वाला हमारा क्या हो गया? ये तो पहला वाला कंडीशन यही बनाना, यही से हमारा ब्राइट फ्रिंज हमारा यही से स्टार्ट होगा। ब्राइट डार्क फिर ब्राइट डार्क, इस तरह से हमारा स्टार्ट होगा। तो बोला जाता है कि अगर आपको यंथ ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन निकालना है कहाँ से? सेंट्रल मैक्सिमा से, तो एक्सेल की जो वैल्यू होती है यानी लैम्डा डी अपॉन डी के बराबर होगा। कितना? पोजीशन ऑफ यंथ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। ये रखना बेटा, इधर समझ गए हैं? घर पे जाके क्वेश्चन कर लीजिएगा। यस सर। इस समय बेटा तभी आपका हो पाएगा जब घर पे कुछ करते रहेंगे, ठीक। बहुत लोग चलाने का टाइम ऐसा नहीं है। यहाँ पे होगा पोजीशन ऑफ यंथ, पोजीशन ऑफ यंथ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा मतलब जो सेंट्रल फ्रिंज आपके हैं, इससे आपकी जो वैल्यू निकालते हैं, ठीक। सेंट्रल मैक्सिमा से अगर किसी यंथ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बेटा? यंथ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन आपको फाइंड करनी है, तो वहाँ पे लिखते हैं एक्सेल इक्वल टू कितना? n इंटू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यहाँ पे होगा एक्सेल की जो वैल्यू होती है यन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के बराबर होता है। यन की वैल्यू यहाँ पे 0, 1, 2, 3 डाटा कुछ भी हो सकती है। इनकी वैल्यू क्या होती है? 0, 1, 2, 3। 0 मतलब जब आपका कौन सा हो गया? सेंट्रल फ्रिंज हो गया, उसके लिए 0। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे आपका वहाँ से पोजीशन मिलता जाएगा। तो ये हो गया लैम्डा एन लैम्डा डी अपॉन डी के बराबर होता है। अगर आपको एन एक मतलब फिर चौथा, पाँचवा, सातवां, तीसरा कुछ भी निकालना है आपको, दूसरा, पहला। तो अगर यंथ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन आपको फाइंड करनी है तो एन लैम्डा डी अपॉन डी के बराबर होता है, ठीक। यही अगर यंथ डार्क फ्रिंज का पोजीशन फाइंड करना है सेंट्रल मैक्सिमा से, किसका पोजीशन फाइंड करना है बेटा? यंथ डार्क फ्रिंज का पोजीशन अगर फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ यंथ डार्क फ्रिंज, पोजीशन ऑफ यंथ डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ यंथ डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। अगर पोजीशन ऑफ यंथ डार्क फ्रिंज का निकाल रहे हैं कहाँ से? सेंट्रल मैक्सिमा से। पोजीशन ऑफ यंथ डार्क फ्रिंज आप निकाल रहे हो कहाँ से निकाल रहे हैं बेटा? सेंट्रल मैक्सिमा से। अगर यंथ डार्क फ्रिंज की पोजीशन हम लोग फाइंड करते हैं तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा? यहाँ पे एक्शन निकालते हैं 2n - 1 इंटू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2 स्मॉल डी। अगर 2n - 1 अपॉन 2 लैम्डा डी अपॉन डी के बराबर हो गया, ठीक। 2n - 1 अपॉन क्या? 2 लैम्डा डी अपॉन डी के बराबर हो गया। तो ये होता है कि जो अगर क्या डार्क फ्रिंज की हम पोजीशन निकालें, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। यहाँ पे बेटा ध्यान रखना है, इसमें n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है क्योंकि सेंट्रल फ्रिंज हमारा कहाँ? ऑरिजिन पे ही है, ठीक। यहाँ पे n की वैल्यू जो होगी n इक्वल टू 1, 2, 3 कभी आप 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 पोजीशन मतलब सेंट्रल पर है, और सेंट्रल वाला कौन सा है? ब्राइट फ्रिंज है। तो ब्राइट फ्रिंज सेंट्रल है तो डार्क वाला उसके बाद ही आएगा ना। तो डार्क वाले के लिए कभी 0 नहीं मिलेगा, डार्क वाले के लिए कभी पोजीशन क्या नहीं मिलेगी? 0। ये इंपॉर्टेंट का लेना, जितने फार्मूले बताए जा रहे हैं सब पे आपको क्वेश्चन, ये सबके क्वेश्चन बार बार पूछे हैं, बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो उस केस में थोड़ा सा उसको ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका है बेटा, इतना हो गया। तो ये तो पोजीशन हो गया डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस का, कहाँ कैसे बनेंगी उसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हो, ठीक। एक टर्म आता है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। बोला जाता है किस कंडीशन में, ठीक है, आपको सस्टेन्ड इंटरफेरेंस आपका ऑब्जर्व किया जा सकता है। फॉर ऑब्जर्विंग सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, तो देखो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस में द इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेयरिंग वेव्स मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट।
मतलब दो वेव हैं उनके बीच में इंटरफेरेंस पैटर्न का प्रॉपरली अपडेट होगा जब उनके बीच का फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट बना रहे। जो भी फेजेस हैं बेटा वो क्या हो कांस्टेंट बने हों तभी डार्क ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे। अगर वेरिएबल होगा तो फिर प्रॉपरली आपका क्लियर नहीं मिलेगा, मतलब उसमें क्लियरिटी नहीं होगी। ठीक। दूसरा, द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ टू वेव्स शुड बी इक्वल, मतलब अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, उनकी जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होने चाहिए दोनों कॉन्सेक्यूटिव वेव्स के बीच का सिमिलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिमिलर। पॉइंट याद रखिएगा। मतलब फार किसके लिए? प्रॉपर इंटरफेरेंस फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ बोथ इंटरफेयरिंग वेव मस्ट भी क्या इक्वल, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तीसरा, द लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, जो लाइट हमारी होनी चाहिए वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। अगर मोनोक्रोमेटिक नहीं होगा तो ब्लड बनेगा क्लियरली, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हमें दिखाई नहीं पड़ेंगे बेटा। ठीक। हाँ जी। और सिंगल कलर, मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल कलर की लाइट होनी चाहिए। ठीक। अगला होना चाहिए द एम्पलीट्यूड सिंगल, सेम का एक कलर का। ठीक। मतलब वो मिक्स नहीं होना चाहिए, सिंगल कलर होना चाहिए। ठीक। अगला, द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव मस्ट बी इक्वल फॉर गुड कॉन्ट्रास्ट। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, अब जरा सुन लो बेटा, गुड कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कपड़े पहनते हैं ना, कहते हैं बढ़िया कॉन्ट्रास्ट है, मतलब एक तो डार्क है एक तो ब्राइट है, तो उसे कहते हैं गुड कॉन्ट्रास्ट। और अगर आपका क्या है, दोनों एकदम मैच है, ना तो डार्क है ना तो ब्राइट है, मिलते जुलते हैं तो प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट है। जैसे खड़े रहिए साहब, देखिए इनके बाजू में गुड कॉन्ट्रास्ट है, एक तो पूरा ब्लैक है पूरा वाइट, है ना, दोनों में एग्जैक्ट सेपरेशन मिल रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? गुड कॉन्ट्रास्ट। मतलब एक पूरा काला एक तो पूरा गोरा, हाँ, तो वो कंडीशन आपका क्या हो गया? गुड। ऐसे ही बोला क्या जाता है कि अगर दो वेव के बीच में आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑपरेट कर रहे हैं, तो उस केस में बेटा गुड कॉन्ट्रास्ट कब होगा? जब दोनों आपके जो एम्पलीट्यूड हैं वो इक्वल, मतलब फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ तो इक्वल हो ही, और प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट के लिए एम्पलीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। जरा समझ लीजिए क्या कहने का मतलब है। जैसे देखिएगा, आपको प्रॉपर इंटरफेरेंस जब आप कराएंगे, क्या करेंगे? इंटरफेरेंस कराएंगे, मान लीजिए ये भी ये होगा, सेकेंड पे भी है। अगर इन दोनों के एम्पलीट्यूड भी आपस में कैसे हैं? बराबर हो, तब हो जाएगा इसका हमने A1 दे दिया और इसका A2 दे दिया। इनके बीच में इंटरफेरेंस अगर हमें करना है, क्या करना है? इंटरफेरेंस करना है बराबर। ठीक। उस केस में जब बराबर होंगे तो क्या करेगा? डार्क पॉइंट्स मिलेंगे, सेम फेज में जहाँ मिलेंगे, जैसे यहाँ पे अपोजिट फेज में, तो कंप्लीटली एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर हमारा गठन होता है सेम यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं? जुड़ जाएंगे। अगर इनके मैग्नीट्यूड बराबर है तो इनके बीच इंटरफेरेंस जब होगा तो कॉन्स्ट्रक्टिव होगा, इनके बीच इंटरफेरेंस होगा तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। जब कॉन्स्ट्रक्टिव होगा तो दोनों का एम्पलीट्यूड सीधा जुड़ेगा और इक्वल है तो प्रॉपर क्या होगा? इंटेंसिटी मिलेगी। और जब डिस्ट्रक्टिव होगा, दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर है तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो जब एम्पलीट्यूड बराबर होते हैं, अपोजिट है बेटा, अपोजिट फेज अपोजिट भर के लाया था पहले, ठीक। तो उस केस में क्या होता है कि जब अपोजिट फेज में होंगे तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? इम्प्लाइज दैट आपकी इंटेंसिटी जीरो मिल जाएगी, एम्पलीट्यूड जीरो तो इंटेंसिटी जीरो मिल जाएगी। तो बोला जाता है कि अगर दो के बीच में क्या हो रहा है? सेम फेज में है, सेम अगर एम्पलीट्यूड वाले हैं, तो उस केस में इंटेंसिटी जो इंटरफेरेंस में मिलेगी वो मैक्सिमम, और सेकंड फेज में जो अपोजिट फेज में होंगे तब जीरो हो जाएगा। और जब जीरो होगा तो एक क्लियरली डार्क पॉइंट, और जब दोनों सेम पे होंगे तो क्या मैक्सिमम आपका कैसा होगा? ब्राइट पॉइंट मिलेगा। तो डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस का क्या होता है? आपका फॉर्मेशन होता है। वहाँ से हम दिखा देते हैं, एक पॉइंट पे डार्क फ्रिंज मिलेगा, दूसरे पॉइंट पे क्या मिलेगा आपको? ब्राइट फ्रिंज आपके होता है। समझ गए? चलिए, तो ये तो कंडीशन आपकी होती है, यहाँ से दिखा। दूसरी है द सोर्सेज मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर। सोर्स अगर आपका प्रॉपर क्या करना है? इंटरफेरेंस कराना है, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करना है, तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लार्ज डिस्टेंस पे होगा बेटा तो आते आते इंटेंसिटी क्या करेगी? कम हो जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी। इंटेंसिटी क्या होगी आपकी? रिड्यूस कर जाएगी। जब इंटेंसिटी रिड्यूस कर जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा? उतना क्लियर आपका कॉन्ट्रास्ट फॉर्म नहीं होगा। इसका मतलब सर ये सन से यहाँ लाइट आ रही है, इंटेंसिटी
कम होती आ रही है। इंटेंसिटी तो हमारी सन से घट रही है, लेकिन सन को तो हम हिला नहीं सकते ना। ये उनके लिए बात की जाए जो नियरर सोर्स के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नहीं मतलब अगर हम चंद्रमा पे और नज़दीक वाले ग्रह पे जाएँ तो वहाँ पे लाइट वेव और क्लियर मिलेगा, हमसे तेज मिलेगा, लेकिन आप उनसे पास जा पाएंगे तब ना। अगर आप पेट्रोल करते करते अपने पेट्रोल हो गया। चलिए, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल क्या ब्राइट फ्रिंज। तो कोई बात नहीं, आगे लिखे हुए अगला पॉइंट है बेटा फिफ्थ देखिए, शिफ्टिंग ऑफ क्या फ्रिंज पैटर्न इन एंड डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जरा आप शिफ्टिंग की बात समझ लो क्या होता है बेटा। ये समझ में लिया, फार्मूले याद रखिए, घर पे जाकर क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नहीं आ पाएगा। वो क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे मैक्सिमम टाइम लिमिट जो होता है किसी फार्मूलों के क्वेश्चन हैं। सर जी ये शिफ्टिंग इस प्रकार से भी हो सकती है कि अगर हम जो पीछे से जो लाइट सोर्स है तो किसी एंगल से कराएं तब भी हो सकती है। शिफ्टिंग का मतलब होता है ऑपरेटर की जो हम लोगों ने पोजीशन है वो फिक्स कर दिया, उसमें किसी और को इंसर्ट करके हम लोग शिफ्टिंग करते हैं फैक्टर्स। अब पता लगा आपने क्या कर दिया, जो सोर्स है सोर्स को ही मूव करा दिया तो उसको शिफ्टिंग होगी, लेकिन वहाँ पे हमें जो इंस्ट्रूमेंट है डिज़ाइन है उसमें कोई चेंज नहीं करना है। उसमें क्या करना है, बाहर से मटेरियल को इनबिल्ड करके तब फिर हम लोग शिफ्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट आपके है बेटा शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंजेस पैटर्न इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक, देखो होता क्या है, दो पॉइंट पहले ध्यान रखिए। एक तो शिफ्ट कितना होगा वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनेगा, दूसरा शिफ्ट किधर होगा ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। एक थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन बनेगा वो शिफ्ट किधर होगा और दूसरा कितना शिफ्ट होगा, दो पॉइंट खाली बनना है यहाँ से बेटा। ठीक, देखो जैसे आपने लिखा S1 है एडवांस में, इससे हमने स्केल ले लिया, ये हमारा क्या है स्केल। ठीक, इसके लगभग है दूसरा स्टेटस यहाँ से लेते हैं रिलीज होने वाले जो वेव्स हैं। अगर एक के पास में एक मीडियम कर दिया, कंडीशन होनी चाहिए जो मीडियम होनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिससे लाइट आपके पास आउट हो जाए। जो मीडियम यहाँ पे लेंगे हम लोग वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट होने का सेंस है जिससे आपकी लाइट क्या हो पास आउट हो जाए। आप लोग मैंने आंसर की भेज दिया था, यस सर, मिल गया है। ठीक, जिसके पास नहीं तो उनको आप कम्युनिकेट कर देना, आप अपने कर देंगे। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, जो स्ट्रेन है ठीक है उसके बेस पे आपका यहाँ से लाइट इमिट हो रही है, तो लाइट जब इमिट होगी तो सोलर में जाता है। आगे यहाँ से आपके ये थिकनेस का आपका कोई मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है। देखो बेटा लाइट की प्रॉपर्टी होती है जब वो एयर या वैक्यूम के अलावा किसी मीडियम में इंटर करते हैं तो उसकी स्पीड घट जाती है। लाइट की जो स्पीड होती है या एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अदर मीडियम में क्या करेगा, रिड्यूस कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और उसके लिए रिलेशन आपने वैक्यूम में नहीं पढ़ा होगा, P बराबर C बाई U या C बाई M पढ़ा होगा, याद आ रहा है? यस सर। ठीक, तो जितना एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ठीक, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा मटेरियल का होगा उस मीडियम में आपका लाइट की स्पीड उतनी ही क्या होती है, वेलोसिटी कम हो जाती है। मतलब एयर में लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, एयर में लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। चलिए, तो लाइट की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड होता ही नहीं, एयर और वैक्यूम में लेते हैं। एयर वो भी ढाई एयर का बात पे जाता है, किसी मीडियम में जाएगा उसकी स्पीड आगे डिक्रीज करती है। ठीक, अब चाहे वो ग्लास हो चाहे वाटर हो या कोई अदर मीडियम है, जैसे किसी मीडियम में इंटर कराएंगे वेलोसिटी लाइट की हमारी घट जाएगी। अब देखो यहाँ से लाइट जा रही थी, मान लो इन दोनों वेव के बीच में इंटरफियरेंस होता है, इस पोजीशन पे सब हो जाएगी, इंटरफियर कर देंगे। आपने क्या किया, इधर देखो बेटा, देख ले यार दिमाग में चला जाएगा तो वहाँ हो जाएगा। ठीक, तो इस केस में क्या होता है कि इनके बीच में क्या हमारा सपोज अगर ये हम ना स्लाइड रखते हैं, इसमें मीडियम ना रखा गया होता तो सपोज ये पैटर्न जो अभी यहाँ मिला वो इस पोजीशन पे मिलता। रीजन क्या है, क्योंकि ये वाला जब इसमें मीडियम आपने रख दिया तो कितने डिस्टेंस को क्रॉस करने में अब इस वाले रे को क्या हुआ, टाइम ज़्यादा लगा, टाइम ज़्यादा जाता है। ये वाला टुकड़ा क्या कर गया, आगे निकल
अगर ये ना होता तो हो सकता है आपकी ये वेव कहाँ तक पहुँचती, यहाँ पहुँचती और ये वेव आपके यहाँ पे आपस में इंटरफेयर कर देगी। ठीक, एक पैटर्न वहाँ पे अपडेट होगा। शिफ्टिंग तो जिस डायरेक्शन में आप मटेरियल रखोगे, जिस डायरेक्शन से आपने ट्रांसपेरेंट मटेरियल को क्या किया, इंसर्ट किया, आपकी शिफ्ट उसी डायरेक्शन में होगी। शिफ्टिंग क्या होगी, जिस डायरेक्शन में रखेंगे तो उसी डायरेक्शन में फ्रिंज आपका शिफ्ट कर जाता है। तो जब फ्रिंज किधर शिफ्ट करेगा तो आप बोलोगे क्या, जिस डायरेक्शन इन दैट डायरेक्शन इन विच मटेरियल विल बी इंसर्टेड। जिस तरह के साइड में आप मटेरियल को इंसर्ट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्रिंज आपका शिफ्ट कर जाएगा। क्लियर है? अब ये तो हो गया स्टेटमेंट, यानी कि जो थ्योरेटिकल पॉइंट बनता है। सर जी सेंट्रल फ्रिंज भी शिफ्ट होगा, सेंट्रल भी शिफ्ट होगा। सेंट्रल पोजीशन से हम लोग से जो वेव आ रही है अगर उसमें हम सेंट्रल की तरफ देंगे तो वहाँ पे भी शिफ्ट है, लेकिन हम सेंट्रल के डिस्कस नहीं करते, फ्रिंजेस के बारे में दिया गया। ठीक, सेंट्रल लेंगे तो भी कंडीशन होगी, मानो जैसे ये ले आई यहाँ पे दोनों में कंडीशन तो फ्रिंज बनाना, अब इस वाले में आप रख दोगे और इससे कभी आपको समझाने के लिए, लेकिन हम लोग स्टडी जो होता है जनरली किसके लिए करते हैं, या उनके लिए करते हैं। मान लो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ दोनों के बीच। ठीक, इस कंडीशन में यहाँ पे सेंट्रल फ्रिंज आपका बन रहा था। अब अगर यहाँ पे आपने मीडियम कर देंगे तो इसकी वेलोसिटी घट जाएगी ना, इसकी घटेगी तो टाइम टेकन यहाँ तक पहुँचने में क्या होगा, इसका बढ़ जाएगा, तब तक ये वाली क्या होगी, ऊपर शिफ्ट है। तो शिफ्टिंग तो सबके लिए होता है, बट जब स्टडी कर रहे हो आप क्या आप रिफ्रैक्शन करा रहे हैं, रिफ्रैक्शन करा रहे हैं जिससे हाँ, तो वहाँ पे टाइम टेकन बढ़ेगा, स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा, दूसरी वेव क्या करेगी उतने टाइम में एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर लेगी। ठीक, इसी वजह से शिफ्टिंग होती है। तब पूछा जाता है बेटा जो फ्रिंज शिफ्ट होगा वो कितना होगा, जो फ्रिंजेज में हमारे कितनी होंगी शिफ्ट होगी वो कितना होता है। तो जो फ्रिंज शिफ्ट हम लोग दिखाते हैं वो दिखाया था μ-1 इंटू टी कैपिटल डी अपान स्मॉल डी के बराबर हो जाता है। जो फ्रिंज शिफ्ट होता है यहाँ पे लिखेंगे फ्रिंज के बीच में शिफ्टिंग कितनी हो जाएगी, तो जो फ्रिंज शिफ्ट होता है कि μ-1 कैपिटल डी इंटू लेमडा टी थिकनेस, या तो ऐसा कर दो कैपिटल डी इंटू μ-1 इंटू टी अपान क्या कर लीजिए, ठीक है, वहाँ से निकाल के वैल्यू रख के नीचे आपका स्मॉल डी कर दीजिए। ठीक है, या μ-1 इंटू टी इंटू कैपिटल डी अपान क्या करिए स्मॉल डी कर लीजिए। जैसे भी आप लिखिएगा तो टी हम नहीं ले रहे, टी इंटू कैपिटल डी अपान कितना स्मॉल डी के बराबर। तो जब शिफ्ट हो गया μ-1 इंटू टी कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। और अभी हम लोगों ने बात किया था फ्रिंज विड्थ के लिए, तो फ्रिंज विड्थ होता था बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी, लिखते थे ना। अभी हम लोगों ने फ्रिंज विड्थ लिखा था बीटा इक्वल टू कितना लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। तो बेटा अगर हम लोग यहाँ कैपिटल डी अपान स्मॉल डी तो है, कैपिटल डी अपान स्मॉल डी है, तो कैपिटल डी अपान स्मॉल डी की वैल्यू निकालोगे तो बीटा बाई लैम्डा इक्वल टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी होगा ना। जी सर, कैपिटल डी अपान स्मॉल डी को यहाँ से रिप्लेस करें, इसकी जगह पर बीटा अपान क्या लिख सकते हैं, लैम्डा लिख सकते हैं। यही बार आप दूसरा फार्मूला बन जाता है μ-1 इंटू टी बीटा अपान कितना लैम्डा। तो ये कहलाता है फ्रिंज शिफ्ट, मतलब ये जो फ्रिंज थी जो भी फ्रिंज की हम बात कर रहे हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितनी शिफ्ट कर जाएगी, इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इस फार्मूले में उसकी वैल्यू क्या करिए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वैल्यू वहाँ से आपको क्या होगी मिल जाएगी कितनी आपकी शिफ्टिंग होती है। ठीक, उसी को नाम देते बेटा फ्रिंज शिफ्ट। अब एक टाइम आता है एडिशनल पाथ डिफरेंस। एडिशनल पाथ डिफरेंस मतलब जो उन्होंने पीछे पाथ डिफरेंस लिखा था, पीछे पाथ डिफरेंस लिखा था। ठीक, तो एडिशनल पाथ डिफरेंस मतलब कितना एक्स्ट्रा इसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। बेटा ये ना होता तो इतनी दूरी कवर करता, इसके होने से μ-1 इंटू टी के बराबर इसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, क्योंकि उस समय स्पीड फ्लो आउट हो गया ना, तो उतने टाइम पीरियड में इक्विवेलेंट जो डिस्टेंस एयर में करेगा वो μ-1 इंटू टी के बराबर करेगा। तो इसे कहते हैं बेटा एडिशनल पाथ डिफरेंस, मतलब उसको उतने टाइम में एक्स्ट्रा कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है वो वेव, वो वैल्यू हो जाएगी μ-1 इंटू टी के इक्वल हो जाएगा। कितना होगा μ-1 इंटू टी के बराबर होता है। ठीक, दूसरा होता है बेटा एक पॉइंट आपको देखो मिला हुआ है, इफ शिफ्ट इज इक्विवेलेंट टू nth फ्रिंज। अगर जो शिफ्ट आपका है वो nth फ्रिंज के बराबर हो, कितने के बराबर हो, nth फ्रिंज के बराबर हो, तो n की वैल्यू आएगी μ-1 इंटू टी अपान लैम्डा के क्या हो जाता है बराबर, या टी की वैल्यू n लैम्डा अपान μ-1। इस पर भी क्वेश्चन अभी जल्दी पूछा गया था बेटा। n इक्वल टू
म्यू माइनस वन इंटू स्मॉल टी अपॉन लेमडा। इफ शिफ्ट इज इक्विवेलेंट टू n फ्रिंजेस, अगर n फ्रिंज के बराबर हो तो n की वैल्यू होगी म्यू माइनस वन इंटू टी बाई कितना, लेमडा के बराबर हो जाता है। कितना हो जाएगा, म्यू माइनस वन इंटू टी बाई लेमडा। तो याद रखिएगा यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे तो n लेमडा अपॉन म्यू माइनस वन के बराबर हो जाता है। मतलब इसकी जो थिकनेस टी अगर निकालना है इसके लिए कैलकुलेशन दिया गया हो तो इस केस में टी की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं उसकी जो वैल्यू हमारी आएगी कितनी थिकनेस की नीड होगी तो n लेमडा अपॉन म्यू माइनस वन के बराबर होता है। ठीक, तो ये तो कंडीशन हो गया मेन बेटा जो हमारा यहाँ से बनता है। ठीक, अगर देखो कुछ रिलेशंस आपको इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, थोड़ा सा आप देख लीजिए, फिर सर आ गए तो पढ़ लीजिए। देखो कंडीशन है इन n डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ n1 फ्रिंजेस आर विजिबल इन ए फील्ड ऑफ व्यू। बोला गया है n1 फ्रिंजेस आर विजिबल इन द फील्ड ऑफ व्यू विथ क्या लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमडा वन। n1 फ्रिंज आपके विजुलाइज हो रहे हैं लेमडा वन वेवलेंथ जब उस पर इंसिडेंट कराते बेटा, वाइल n2 विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमडा टू। और n2 सेम फील्ड अप्लाई करने पे क्या विजुलाइज हो रहे हैं जब वेवलेंथ हमने लेमडा टू लिया, तो उनमें बोला जाता है रिलेशन होगा n1 लेमडा वन इक्वल टू n2 लेमडा टू, यानी नंबर ऑफ फ्रिंजेस विजुलाइजेज इनटू वेवलेंथ का जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। n1 लेमडा वन इक्वल टू n2 इंटू लेमडा टू के बराबर होता है। ठीक, नेक्स्ट है बेटा इफ वन स्लिट इज इल्यूमिनेटेड विथ रेड लाइट एंड अदर स्लिट इज इल्यूमिनेटेड विथ ब्लू लाइट। अगर एक स्लिट को बेटा हम लोग जैसे हमने S1 S2 लिया है ना, लाइट एक वाले को रेड लाइट इंसिडेंट करा दो दूसरे वाले में ब्लू लाइट, तो बोला जाता है नो इंटरफियरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन। उस केस में उनके बीच इंटरफियरेंस पैटर्न आपको ऑब्टेन नहीं होगा, क्योंकि दोनों की वेवलेंथ आपकी अलग अलग हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, दोनों की वेवलेंथ आपकी डिफरेंट हो जाएगी, और जब दोनों की वेवलेंथ डिफरेंट हो जाएगी तो प्रॉपरली वो इंटरफियर नहीं करेंगे। ठीक, उसके बेस पर दिखा देते हैं क्या होगा। अगला पॉइंट बनता है इफ स्लिट विथ डिक्रीजेज, हमने पहले समझा चुके हैं, अगर स्लिटों की बीच की विथ जो है क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन फ्रिंजेस डिक्रीजेज, तो उनके बीच जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रही थी प्रॉपरली वो उनका कॉन्ट्रास्ट घट जाता है। क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, कॉन्ट्रास्ट फॉर वेरी लार्ज विथ यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, अगर आपकी बहुत मोटी बहुत ज़्यादा दूरी बढ़ा दिया जाए तो उनके लिए जो आपका क्या होता है, जो क्या मिलेगा, लार्ज विथ वाले अगर आपके दिया गया है S1 और S2 के बीच का, तो कहा जाता है इल्यूमिनेशन जो होता है नॉर्मल है यूनिफॉर्म, जैसे बराबर जैसे हम डार्क वाइट का नाम पीछे बनाया था, तो डार्क वाइट नहीं दिखेगा बल्कि क्या है जैसे सिंगल पूरा पैटर्न दिखने लगता है। ठीक, ये आगे है इफ टू कोहेरेंट सोर्सेस कॉन्सिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट इज रिफ्लेक्ट क्या रिफ्लेक्टेड इमेज द सेंटर फ्रिंज इज डार्क इंस्टेड ऑफ ब्राइट। बोला जाता है अगर दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं कॉन्सिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट और दूसरा उसका रिफ्लेक्टेड इमेज के द्वारा बनाया जा रहा है, एक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से जो आने वाला है वो और दूसरा उसके इमेज से जो रिफ्लेक्टेड है वो, उनके बीच में अगर हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं इंटरफेरेंस कराते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो उस केस में जहाँ सेंटर फ्रिंज हमारा ब्राइट बनता था वहाँ पे डार्क बन जाएगा, बट कभी पुटअप नहीं हुआ बेटा। ठीक, आगे होता है इफ इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में I1 और I2 दोनों की इंटेंसिटीज बराबर हो, ठीक है, और उसकी वैल्यू I0 ले लिया जाए, देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट द सेंट्रल पोजीशन, उसके सेंट्रल पोजीशन पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो 4 टाइम्स हो जाती है। कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें से क्या करिए एक वाले को क्लोज, इफ वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड विथ स्क्रीन, मतलब एक स्लिट को रोक दिया जाए, यहाँ पे बंद कर दिया जाए, डार्क कोई नाम पर क्या ओपेक मटेरियल लगा दिया जाए, तो ओपेक अटेंडेंस हो गया सबका, अटेंडेंस नोट करवा देंगे जिसका अरे हम लोग को चेक नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे जब आप क्या करेंगे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी। ठीक है, अगर एक स्लिट को आपने क्लोज कर दिया, एक स्लिट क्या कर दिया आपने क्लोज कर दिया, तो उस केस में जो इंटेंसिटी होती है सेंट्रल मैक्सिमा की वो 1/4 हो जाती है। क्या हो जाएगी, पहले का 1/4 टाइम हो जाता है अगर एक वाले को आप क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे। ठीक, फ्रिंज विजिबिलिटी के रिलेशन आपका होता है V = I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम पान I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम। ये सब नए फार्मूले हैं बेटा, बहुत कुछ नहीं है। = √2 I1 I2 अपान I1 प्लस क्या हो जाता है
I2 के बराबर, कोई बात नहीं। मिनिमम की कंडीशन में आपका क्या होगा, आई मिनिमम वैल्यू अगर 0 है तो उसके इसमें बी की वैल्यू जो है विजिबिलिटी मैक्सिमम होती है, ठीक। मिसिंग वेवलेंथ वगैरह कोई मतलब नहीं बेटा। चलिए इतना कर लीजिए। यहाँ पे एक रिलेशन है मिसिंग वेवलेंथ का, क्या रेशियो, लेमडा की वैल्यू कहाँ कितनी वेवलेंथ के मिलेगा, तो लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी का क्या कमा स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 3d कमा स्मॉल डी स्क्वायर। ऑड जो है, जो हमारा स्क्रीन और किसके बीच है, स्लिट के बीच का डिस्टेंस, उनके आड मल्टीपल के रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। 1 3 5 7 9 9 सो ऑन, ऊपर आप लिखेंगे स्मॉल डी स्क्वायर, ठीक। अब कल हम लोग इसमें पढ़ लेंगे बेटा इलस्ट्रेशन ऑफ इंटरफियरेंस, ठीक है। तो इसको कल हम लोग ख़त्म करके कुछ क्वेश्चन कर लेंगे इस यूनिट से, ये यूनिट हो जाएगा अपना कंप्लीट। और पूरा फिर जो आप बताइएगा 2-4 दिन टाइम है, जहाँ से पूछना होगा उसको बता देंगे। हाँ बेटा, वो दिया है मतलब 2 4 सेम 2 स्पेयर है, तेज बोलो। 2 स्पेयर है और सेम 4 से 4 स्पेयर है। एक से जो 50 पहले स्पेयर का 50% चार्ज हो रहा है वो दूसरे को तो दिया जाता है, तो नया फोर्स क्लियर नहीं आ गया। एक मतलब 2 स्पेयर है, दोनों को सेम 4 से 4 स्पेयर पहले चार्ज कर दिया गया, सेम साइज़ के हैं, आइडेंटिकल है, क्योंकि मतलब सब बदल जाएगा, कुछ भी चेंज करेंगे। हाँ, पहले का 50% दूसरे को दे दिया जाता है, हाँ, तो दोनों को बीच में वो फोर्स पहुँचता है। पहले दोनों के चार्ज बराबर थे, फोर्स घट जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। कंडीशन है मान लो पहले चार्ज को क्यू दिया, क्या कहता क्यू, यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के बीच में सक्सेशन आर, ये अपॉन। बाद में इसका आधा चार्ज एक दूसरे को दे दिया आपने, तो इसके बाद में बचा Q/2 और इसके पास हो जाएगा बेटा 3Q/2 हो जाएगा, ठीक। अब मान लो फोर्स आपका F डैश हो जा रहा है, तो F डैश की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q/2 इंटू Q/2 अपॉन कितना आर स्क्वायर, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर आएगा बेटा 3Q स्क्वायर अपॉन 2/4 अपॉन आर स्क्वायर। देखो 3/4 यहाँ पूरा बाहर ले लिया जाए, तो 3/4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू हमारा इनिशियल था फोर्स का, यानी पहले जो फोर्स लग रहा था उसका 3/4 हो जाएगा बाद में, ठीक। मतलब इनिशियली जो फोर्स पहले सिचुएशन में आपका लग रहा था दोनों के बीच में, उसका कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। कर लेंगे, चलिए बाकी कल बेटा आप कर लो।